यस सर। ठीक है, तो कल हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए यहाँ पे। हमारे जो मेन इसके कोड के दो पार्ट थे। पहला पार्ट तो हम लोगों का किसके साथ डील करता है, वो डील करता है कि भाई हमारे यहाँ बोर्ड की लीडरशिप के बारे में क्या जिम्मेदारियां हैं, लीडिंगशिप के लेकर के, और इन सब चीजों के बारे में डील करता है। और दूसरा पार्ट जो हमारा डील करता है वो किसके बारे में डील करता है यहाँ पे। टोटल 5 पार्ट्स है ना अपने। दूसरा पार्ट डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो कल हमने समझा कि भाई बेसिकली बोर्ड में काम का डिवीजन कैसे किया गया है। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ग्रुप है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का हेड जो है हम लोगों का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। उनसे ऊपर चेयरमैन होंगे। आधा हमारा बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होगा। चेयरमैन भी हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होगा, अलग होगा, जो कि उनमें से एक सीनियर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के क्या रोल रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के क्या रोल रहेंगे, चेयरमैन का क्या काम है। ये सब चीजें बेसिकली कल हमने क्लास में डिस्कस करी। समझ में आ गया भाई यहाँ पे, यस और नो? ये आ गया था समझ में? जल्दी बताओ भाई, आगे पढ़े फिर। यस सर। ठीक है। अच्छा, कल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस थी। वो जरूर आप लोग रिवाइज करना। ठीक है, तो वो उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप अपॉइंट हो सकते हो। केस में देखो यही सब चीजें आती हैं, है ना। कोई केस स्टडी होती है तो उसमें वो इसी तरीके से आपको केस देते हैं कि भाई आपको यहाँ पे वो जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है वो अप्लाई भी करनी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आज का हम लोगों का एक टॉपिक है छोटा सा, कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवेल्युएशन। अब बोर्ड बन तो गया, अब बोर्ड जो है उस बोर्ड का कंपोजिशन कैसे होगा, क्या होगा, उस सक्सेशन मतलब अगर कोई छोड़ करके कल को चला गया तो उसको कैसे उसके सक्सेसर्स आएंगे, और जो बोर्ड यहाँ पे काम जो कर रहा है उस काम का इवेल्युएशन, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं जो डायरेक्टर्स हैं उनके काम का इवेल्युएशन कैसे होगा। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। तो प्रिंसिपल्स तो क्या है कि भाई अपॉइंटमेंट जो है वो आपका कैसे होगा वो तो हमें नहीं पता, बट जैसा भी होगा वो फॉर्मल, रिग्यूरस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए सबसे पहले। तो बोर्ड पे कोई भी आप अपॉइंटमेंट करें उसका अपॉइंटमेंट एक फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, रिग्यूरस होना चाहिए, एक प्रोसीजर जो होगा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। An effective succession plan should be maintained for board and senior management. इसके अलावा हमको एक सक्सेशन प्लान बनाना है। ठीक है, बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है भी यहाँ पे? बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए हमको एक सक्सेशन प्लान बनाना है। क्योंकि क्या होगा कि देखो जो कि बोर्ड है और सीनियर मैनेजमेंट है तो इनमें बदलाव आते रहते हैं समय समय पर। अगर ये लोग चले जाएंगे तो इनकी जगह पे नेक्स्ट इनको सक्सीड करेगा कौन, कैसे होगा, तो वो प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। एक चीज इन लोगों ने ये बताई है। तो अपॉइंटमेंट आपका फॉर्मल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के लिए आपको एक एफिशिएंट सक्सेशन प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अपॉइंटमेंट एंड सक्सेशन हो वो बेस्ड ऑन मैरिट हो, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और प्रमोट डाइवर्सिटी। मैरिट वर्ड सुना है आप लोगों ने, यस और नो? व्हाट इज मैरिट? यस सर। मैरिट मींस स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, बेस्ड ऑन, है ना। मैरिट मींस क्या होता है, स्किल्स होती है, यस और नो? यस सर। तो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो वैसे तो बात हम ये कर रहे हैं, ये लोग खुल करके क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, ये खुल करके बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, है ना। इसी चीज के लिए मना कर रहे हो आप, ये सुनो। राजा का बेटा यस राजा सर। नहीं बनेगा। हाँ हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि राजा के बेटे को राजा मत बनाओ। जो पर्सन यहाँ पर उस पोजीशन को होल्ड करने की लिए एलिजिबिलिटी रखता हो, ठीक है, जिसमें स्किल हो, उस पर्सन को आप वहां पर बिठाइए। अल्टीमेटली आप कहना यही चाह रहे हो, हाँ या ना? यही कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताओ, समझ में आई बात मेरी, हाँ या ना, ये सुनो। यस सर। हाँ, सिमरन, यस। बात समझ में आ गई मेरी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखो वैसे बात क्या है कि
तुम लोगों की जनरेशन ने एक वर्ड सीखा नेपोटिज्म, वो कहाँ से सीखा है नेपोटिज्म? कहाँ सुना था पहली बार ये वर्ड? सर बॉलीवुड में जब वो सुशांत सिंह का बॉलीवुड, है ना? मर्डर था। हाँ ये हाँ, ये वर्ड हम लोगों ने बॉलीवुड से सीखा है, नेपोटिज्म। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था बहुत ज्यादा पहले कि ऐसा कोई वर्ड भी होता है। तो बहुत सारी हमारी वोकैबलरी जो डेवलप होती है वो आजकल सोशल मीडिया से डेवलप हो रही है। तो मैंने भी वो वर्ड पहले, हालांकि ऐसा नहीं था, सर सुना नहीं था, बट मेरे को यूज कभी इतना इस लैंग्वेज को करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। बट नेपोटिज्म जनरली फिर बॉलीवुड में, फिर इंस्टाग्राम पे वो सब चीजें आ गई कि नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है। तो देखो, वैसे क्रिटिसाइज तो आप बॉलीवुड को कर लो कि नेपोटिज्म है, एक्टर के बच्चे हैं, कम मेहनत करनी पड़ती है, ये हो गया वो हो गया, बट नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक तो एग्जिस्ट नहीं करता है। It also exists even in the business communities. It also exists in the politics. It also exists in the judiciary. ठीक है, और आपके ऑडिट कल को आप करोगे, आप किसी फर्म में जॉब लग जाओगे, वो चीज आपको वहां भी रियलाइजेशन होगा। ठीक है, आपकी कल को ऑडिट फर्म आप सेटअप कर लोगे, और अगर आपके घर के अंदर कोई पर्सन होगा जो कि आपने जो पढ़ाई करी वही उसने पढ़ाई करी, सो यू विल प्रेफर कि ठीक है आके आप काम संभालो, है ना? यही बोलोगे, यस और नो? यस सर। अनलेस एंड यस अनटिल सर। वो बहुत ही ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि यार चाहे मेरे घर का ही बच्चा है लेकिन ये बिल्कुल ही बिगाड़ देगा, इसको बिल्कुल समझ नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल वो सिचुएशन नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं भी काम तो आप ही संभालो, है ना? है ना? यस सर। सो इवन जब हम पे भी ये चीज आएगी तो नेपोटिज्म, मैं ये नहीं कह सकता कि बुरा है अच्छा है, इस पर मैं टिप्पणी कोई अपनी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हो सकते हैं। अब ये तो कैसे किया जाए कि अंबानी जी को बोले कि आप अपने बेटे को रिलायंस में मत बिठाओ? कैसे बोल सकते हो? बोल सकते हो आप ये बात? यस और नो? नो सर, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, और बोलने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो ऐसा ना, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आप एक बड़ी चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमारे यहाँ पे जो कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है वो नेपोटिज्म का ही कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी फैमिली ने ये किया तो अब आप वो करो जो फैमिली करती हुई आई है। इसी चीज के ऊपर बेसिकली कास्ट सिस्टम, तो ऐसा तो है नहीं कि नेपोटिज्म बॉलीवुड ने लेकर के आया है, ये तो हमारे इंडिया के अंदर बरसों से ये चीज प्रथा चलती आ रही है ना? यस और नो? तो यस है सर। ना? हाँ, है ना? यस और नो? यही चीज है। यस सर। तो बॉलीवुड कोई लेकर के नहीं आया है भाई नेपोटिज्म, इट वाज समथिंग व्हिच इज रूटेड इन आवर एंशियंट, जो बोलो कि भाई सदियों से ये चीज चली आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं। अब फायदे या नुकसान की बात करो तो छोड़ो उस चीज को, तो अब लेकिन अब जब मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, वी डू नॉट वांट दैट थिंग इनटू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि देखो कंपनी में अब अकेले इंसान का तो पैसा लगा नहीं है, तो हम नहीं चाहते हुए पब्लिक मनी जब इन्वॉल्व हो गई, पब्लिक का पैसा जब इन्वॉल्व हो गया, तो हमें कुछ ज्ञान की बातें अलग से करनी पड़ी। तो दैट वाई दे हैव मेड दिस कोड, और उसके अंदर कानून बना दिया, और आप ये कह रहे हो कि भाई देखो आपके यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होना चाहिए, वो डाइवर्सिटी प्रमोट करने वाला होना चाहिए, है ना? द वर्ड डाइवर्सिटी में हो गया कि भाई अब उनके यूके में तो क्या ही डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इंडिया जितनी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी, नहीं होगी ना इंडिया इतनी डाइवर्सिटी, तो है ना? किसी कंट्री में नहीं मिलेगी इतनी डाइवर्सिटी, तुमको मिलेगी? ये बताओ, नो सर। है ना? तो उन लोगों के यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है इसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी कल को ऑफिस जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे, आप देखोगे सभी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है। हमारे यहाँ पर हर 200-250 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप अपने घर से ट्रेवल करो, 250 किलोमीटर जाओगे, एक नया शहर मिलेगा, एक नई भाषा मिलेगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चार अलग अलग कोने हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग सब तरीके के लोग हैं। तो इंडिया में आप तो इन लोगों को शायद ये चीज इसलिए बनाने की जरूरत पड़ गई कि डाइवर्सिटी प्रमोट करो, बट इंडिया में हमको ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो लेट इट बी, बट इनको ने प्रिंसिपल्स दिए कि जो बोर्ड में अपॉइंटमेंट है वो आपका मेरिट बेस पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए उसको, और इस तरीके से होना चाहिए जो कि डाइवर्सिटी प्रमोट करे। ठीक है भाई, दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू हैव टू फॉलो। याद रखोगे प्रिंसिपल? हाँ, है ना? यस सर। हाँ, याद है ना? ध्यान रखना,
ठीक है। द बोर्ड एंड इट्स कमिटी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस, उसके अलावा आपकी बोर्ड और कमिटी के पास स्किल एक्सपीरियंस और नॉलेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब दे शुड बी स्किल्ड, दे शुड बी एक्सपीरियंस, दे शुड बी नॉलेजेबल। इसके अलावा बोर्ड का एनुअल इवेल्युएशन होना चाहिए कंसीडरिंग इट्स कंपोजिशन, डाइवर्सिटी एंड हाउ इफेक्टिवली मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव। तो एक कह रहे हैं कि भाई एक एनुअल इवेल्युएशन एटलीस्ट आपको बोर्ड का करना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई बोर्ड का कंपोजिशन क्या है, डाइवर्सिटी उसमें प्रमोट की जा रही है नहीं करी जा रही है, और किस तरीके से इफेक्टिवली मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो दीज आर द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे बात, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। देखो हम कुछ कमिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर्टेनली कुछ कमिटीज इन लोगों ने बनाने के लिए बोली हैं, तो ये कहते हैं कि भाई देखो अपॉइंटमेंट को लेकर के आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है। द कमिटी विल बी कॉल्ड एज नॉमिनेशन कमिटी। बोर्ड में किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा तो वो अपॉइंटमेंट पहले इस कमिटी से रिकमेंड होकर के ही होगा, ठीक है। और इस कमिटी के जो सारे मेंबर्स होंगे वो सभी मेंबर्स इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, मतलब कि बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो, इट शुड बी रिकमेंडेड बाय दी दिस कमिटी, दैट इज नॉमिनेशन कमिटी, ठीक है। और इसके सारे मेंबर्स को आपको इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही रखना है। चेयरमैन खुद इस कमिटी का मेंबर नहीं होगा जब उसके अपॉइंटमेंट, उसके सक्सेसर के अपॉइंटमेंट की बात करिए, है ना। जैसे चेयरमैन जा रहा है छोड़ करके, अब उसको के बाद कौन पर्सन आएगा तो उसका अपॉइंटमेंट करना है, तो चेयरमैन उस टाइम पे इस कमिटी का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे समझ में, जब उसके सक्सेसर के बारे में ही रिकमेंडेशन दी जानी है ना भाई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोविजन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो हम बात कर रहे हैं कमिटी के बारे में। बोर्ड मेंबर्स में कमिटी बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉमिनेशन कमिटी। इट विल बी अपॉइंटेड टू, should be established to appoint board members. A majority of the committee members should be independent non-executive directors. The chair should not be a member of the committee when the committee is dealing with the appointment of their successor. All directors should be subject to annual re-election. सभी डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू एनुअल री इलेक्शन होंगे, सारे डायरेक्टर सबका री इलेक्शन वापस कराया जाएगा हर साल, ठीक है। हर किसी डायरेक्टर्स को बोर्ड री इलेक्ट करेगी। द चेयरमैन शुड नॉट रिमेन इन पोस्ट फॉर मोर देन 9 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फर्स्ट। अब ये चीजें ध्यान में रखना, देख लो भाई चेयरमैन कितने मैक्सिमम ईयर्स तक रह सकता है, एज अ चेयरमैन कब तक काम कर सकता है, वो मैक्सिमम 9 years तक काम कर सकता है। 9 साल बाद उसको इस पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट, पहली बार जब अपॉइंट हुआ उसके बाद 9 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और इस टाइम को लिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है टू फैसिलिटी, मतलब अब क्या हो गया कि देखो 9 साल हो गए, अब अगर मान लीजिए 9 साल हो गए उसको तो रिटायर होना है, बट हमारे पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है उसके ऑल्टरनेटिव में, तो जब तक वो दूसरा पर्सन नहीं आ जाता तब तक के लिए, ताकि इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग हो जाए हम लोगों की, ठीक है, हमारा काम इंटरप्ट नहीं हो, तब तक के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया प्रोविजन, यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट और एक्सटर्नल सर्च कंसल्टेंसी का यूज करना चाहिए। ओपन एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, अखबार में ऐड निकालो, आजकल तो लिंक्डइन है और ये सब चीजें, यहाँ आप डालिए। एक्सटर्नल सर्च कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं जो आपके लिए एम्प्लॉयज ढूंढती है, उनको आप कहिए, ताकि एक बेसिकली आपके पास एक वैरायटी डेवलप हो, आपके पास लिमिटेड नहीं रह जाए कि हाँ भाई गिनती के ये 2-4 जने इनमें से किसी को बताना है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो वैरायटी आपके पास जब अवेलेबल रहेगी, नंबर्स आपके पास जब अवेलेबल जाएंगे, जब आप ओपन एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, एक्सटर्नल सर्च एजेंसीज को करेंगे इन्फॉर्म। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, नॉमिनेशन कमिटी के बारे में पढ़ लिया, है ना। Or there should be a formal and rigorous annual evaluation of the performance of the board, its committee, the chair and the individual directors. अब आ जाते हैं इनके इवेल्युएशन के बारे में। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि चाहे बोर्ड हो, चाहे कमिटीज हो, चाहे चेयरमैन हो, और चाहे कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर ही क्यों ना हो,
हमें उनके काम का एनुअल इवेल्युएशन करना चाहिए, दैट शुड बी अ फॉर्मल एंड रिग्यूरस, है ना। तो काम का एनुअल इवेल्युएशन सबका होगा। आप एम्प्लॉय हो तो होता है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो भी होगा, एज अ बोर्ड भी होगा आपकी कमेटी। तो सबके काम का एनुअल इवेल्युएशन फॉर्मल एंड रिग्यूरस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक FTSE 350 कंपनी हो, अच्छा मैंने FTSE के बारे में पहले भी बात करी है आप लोगों से, और FTSE के बारे में जानते हो, सुना है कभी FTSE के बारे में? नहीं सुना FTSE के बारे में? जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पे निफ्टी रहता है वैसे वहाँ पे एफटीएससी रहता हाँ, मैंने इसलिए गूगल सर्च भी कर दिया है। तो जैसे इंडिया में निफ्टी फिफ्टी होते हैं, अब निफ्टी बताएंगे क्या होता है, ये तो बताओ पहले, व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज है। टॉप सेंसेक्स? टॉप की 50 कंपनी है। हाँ, सिमरन पता नहीं, पता ये चीज? यस सर। है ना। तो ये वैसे मैंने इसलिए बोला था। तो क्या होता है हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें एक बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम चलती है, ठीक है। उसमें देश की सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली 50 कंपनीज को के सारे शेयर्स एक बास्केट में आ जाते हैं, एंड इट विल बी कॉल्ड एज सेंसेक्स, ठीक है। तो आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने देश की बड़ी 50 कंपनियों के शेयर्स एक साथ खरीद लिए हैं, उसकी एक बकेट बनती है, बास्केट बनती है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना सब्जियां खरीदने, तो आपने एक सब्जी ये ले ली, ये ले ली, तो एक पूरी बास्केट हो गई, उसको बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। हालांकि वो अपना पॉइंट नहीं है, बट अब क्यों मैं समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि एक तो नॉलेज वाली बात भी है, हमें तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है देश में, हमारे कैसे काम होता है, क्या होता है। FTSE इज ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट। तो ये इंडिया की नहीं, यूके के जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे जो बड़ी 350 कंपनीज हैं, उसी तरीके से बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में जिन कंपनीज की ट्रेडिंग हो रही है, उन कंपनीज में यहाँ पे थोड़े से आपको जो उनके लिए रेगुलेशंस मिलेंगे, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मिलेंगे। दे आर दी बिगेस्ट कंपनीज, और इनको इनके अंदर अगर कुछ भी होगा ना, तो पूरे स्टॉक मार्केट पे बहुत मेजर असर पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड मोर रिजिड रेगुलेशंस फ्रॉम देम। यस और नो, बनाने पड़ेंगे उनके लिए अलग से आपको कानून, यहाँ पे आया ना, यस सर। ठीक है। वो आम छोटी कंपनीज की तरह नहीं है, वो बड़ी है, बड़ी से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो chairman should consider having a regular external board evaluation at least every 3 years for FTSE 350 companies, and external auditor should be identified in the annual report. So the code wants कि अगर आप एक FTSE 350 कंपनी हो, now the chairman, it is the responsibility of chairman कि एक्सटर्नल बोर्ड इवेल्युएशन कराए। मतलब कि बोर्ड का इवेल्युएशन करेगा कौन यहाँ पे? द पर्सन हु विल बी गोइंग टू इवेल्युएट द बोर्ड शुड बी एक्सटर्नल टू द कंपनी, वो एक बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपका घर है, अब आपका घर कैसा बना हुआ है ना, आप खुद मत बनाओ, एक बाहर से एक पर्सन को, एक्सपर्ट को बुला के लेकर के आओ, उसको दिखाओ मेरा घर कैसा बना हुआ है। हर 3 साल में कहना ये चाह रहे हैं हम काम कैसा कर रहे हैं, वो आप खुद इवेल्युएशन मत कीजिए, बाहर से किसी पर्सन को पकड़ के लेकर के आइए, और वो आपको देख करके बताए कि काम आपने किस तरीके से किया है, ठीक है। एटलीस्ट 3 इयर्स में, 3 साल में हर बार, 3 साल में कम से कम एक बार आपको एक्सटर्नल इवेल्युएशन कराना चाहिए बोर्ड का। और वो एक्सटर्नल इवेल्युएशन किया किसने, उसका नाम हमको एनुअल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस क्लियर है? सर। सिमरन बेटा क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट डे से द एनुअल रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द नॉमिनेशन कमिटी इंक्लूडिंग द प्रोसेस यूज्ड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, हाउ द बोर्ड इवैल्यूएशन हैज बीन कंडक्टेड, द पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ द जेंडर बैलेंस एंड दोज, है ना। अब नॉमिनेशन कमिटी का काम भी आपको एनुअल रिपोर्ट में बताना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस उन लोगों ने यूज किया, कैसे बोर्ड का इवैल्यूएशन कंडक्ट किया गया, क्या पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ द जेंडर बैलेंस ऑफ दोज इन, ठीक है ना। तो एनुअल रिपोर्ट में सब बातें आएंगी, डाइवर्सिटी के ऊपर पॉलिसी क्या है, किस तरीके से जेंडर बैलेंस सीनियर मैनेजमेंट में बैलेंस कर रखा है, ये सब बातें आपको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, है ना। देखो सब चीजें, मैंने आपको क्या बोला था इनिशियली,
कि आप अगर एम्प्लॉय हो, आपका ध्यान आपके सीनियर रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे, और बोर्ड के ऊपर कोई नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने इस तरीके से सिस्टम सेट किया कि आपका सारा काम एनुअल रिपोर्ट में आ जाएगा। आ रहा है धीरे-धीरे सब चीजें एनुअल रिपोर्ट में आती जा रही है कि कौन क्या काम करेगा, क्या काम किया, कैसे किया, सब बताना है आप लोगों को यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. The role of the nomination committee is to decide on appointment of board directors and senior managers. This is to ensure that the best person for the job is recruited. The majority of this committee should be independent, non-executive. तो ज्यादातर सदस्य non-executive directors ही होंगे। ठीक है, रोल आपका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के लिए डिसाइड करना, ताकि बेस्ट पर्सन को रिक्रूट किया जा सके। इससे जॉब्स फॉर द बॉयज की सिचुएशन रिड्यूस होती है। मैंने बताया था ना, जॉब्स फॉर द बॉयज का मतलब क्या है, अपने ही लोगों को काम में देना, लगा देना, इसको हम लोग जॉब्स फॉर द बॉयज कहते हैं। ठीक है भाई, टर्म समझ में आई है, हाँ या ना, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये इस चीज का जो रिस्क है कि भाई अपने ही लोगों को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। और इस बात का रिड्यूस हो जाएगा रिस्क कि बोर्ड इनएप्रोप्रिएट या इम्प्रॉपरली डिसीजंस लेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो, अगर सब आपके लोग बैठे हुए हैं, आपने क्या डिसीजन लिया फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल विल गोइंग टू सपोर्ट यू, है ना? यस और नो, यही होगा, हाँ या ना? अगर सब लोग आपके बैठ जाएंगे एक बोर्ड में, अब आप इस कंपनी को चलाने के लिए क्या निर्णय लेते हो, उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो, लोग उसमें कमी नहीं निकाल पाएंगे कि यार इसके अंदर एक कमी है, इसको सुधार कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो वो नहीं निकालेंगे, और वो रिस्क आपका रिड्यूस होता है नॉमिनेशन कमेटी के अच्छे से काम करने से। अगर नॉमिनेशन अच्छी कमेटी अच्छे से काम करेगी तो ऑब्जेक्टिव क्वालिफाइड लोगों का जो है वो सिलेक्शन होगा यहाँ तक, और इम्प्रॉपर डिसीजंस बोर्ड नहीं लेगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ऑडिट रिस्क इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी। अब आ जाते हैं ऑडिट पे। The board should establish a formal and transparent policies and procedure to ensure the independence and effectiveness of internal and external audit function and satisfy itself on the integrity of financial narrative statement। अब बोर्ड को यहाँ पे फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए? ऑडिट फंक्शन की इफेक्टिवनेस को और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। देखो, ऑडिट एक बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और ऑडिट ढंग से हो, ये काम ऑडिटर की तो जिम्मेदारी है ही सही, मतलब आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो आपको ऑडिट अच्छे से करनी है, नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सोनू, Yes, sir. ठीक है, लेकिन आपके क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको कॉपरेट करे, वो आपको मदद करे, और आपकी जो ऑडिट है वो प्रॉपर हो पाए। तो इसलिए हमने कोड के अंदर ये जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर भी डाल दी कि भैया आपको फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेटअप करने टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शंस। अब ऑडिट करने के लिए वो प्रोसीजर नहीं बताएंगे, लेकिन ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी एंड इफेक्टिवनेस की को इंश्योर करने के लिए उनको प्रोसीजर्स बताने। वो तो आप जानते हो भाई, आपका काम कैसे होगा, आप काम कैसे करोगे, तो आप जानते हो, हाँ या ना? है ना? वो तो आपको Yes, आपका sir. क्लाइंट नहीं बताएगा ना, कि वो भी आपको आपका क्लाइंट बताएगा काम क्या करना है। कौन बताएगा वो तो सर हम खुद करेंगे, वी आर दी एक्सपर्ट्स। यस और नो, वी आर दी एक्सपर्ट्स, Yes, sir. हो या नहीं Yes, हो? sir. हाँ, तो ये तुम नहीं बताओगे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट रहें, हमारा काम इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाए, फंक्शन ऑडिट का जो है प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, इसके लिए कंपनी को खुद फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोर्ड को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपनी की पोजीशन प्रोस्पेक्ट्स, वो आपकी फेयर, बैलेंस्ड और अंडरस्टैंडेबल असेसमेंट कंपनी को करना चाहिए, कंपनी को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन पढ़े तो उसको समझ में आ जाए भी कंपनी की वाकई स्थिति क्या है। मैं इस कंपनी के साथ जुड़ूं या नहीं, मैं अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या अपना पैसा निकाल लूं। जब उसको ये डिसीजन लेना है,
तो वो कंपनी की पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट बेसिकली मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके क्लियरली समझ जाए, ये उनको करना है। बोर्ड को प्रोसीजर बनाने हैं यहाँ पे टू रिड्यूस द मैनेज द रिस्क, ओवरसी द इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क and determine the nature and extent of the principal risk the company is willing to take in order to achieve its long term strategic objectives. बोर्ड को प्रोसीजर सेटअप करने हैं रिस्क मैनेज करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को ओवरसी करने के लिए, और प्रिंसिपल रिस्क का नेचर एंड एक्सटेंट डिटर्मिनेशन करने। देखो आप वहां पे बैठे हो, आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के जाओगे और तब बैठोगे, तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप कंपनी को किसी भी खतरे से बचाने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो खतरा जब आएगा तब पता चलेगा और तब हम कुछ स्टेप लेंगे। दिस थिंग डज नॉट वर्क लाइक दिस। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर सेटअप करने पड़ेंगे। भाई आने वाले टाइम में रिस्क क्या है, नुकसान किस चीज से हो सकता है ना। हमें इंटरनल कंट्रोल्स के फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा उसका। और जो भी कंपनी प्रिंसिपल रिस्क ले सकती है, किस तरीके के रिस्क हम लोग ले सकते हैं, किस एक्सटेंट में ले सकते हैं, उस चीज का डिटर्मिनेशन आपको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओगे सिमरन वैदिक, क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट, हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो ऑडिट को लेकर के प्रोसीजर्स, फॉर्मल ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज आपको बनानी है। आपको कंपनी की पोजीशन प्रोस्पेक्ट इस तरीके से बनानी कि वो फेयर हो, बैलेंस्ड हो, अंडरस्टैंडेबल हो। और आपको कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के, और इसके अलावा कंपनी किस तरीके के रिस्क ले सकती है, उस चीज को लेकर के आपको कंपनी के इस चीज को लेकर के प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Clear. ठीक है, yes sir, इसके मेन प्रोविजंस बेटा अपन कल पढ़ेंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ी क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ और कल मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा तुम लोगों की, है ना। कल और परसों 2 दिन मैं, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से, तो 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो वो फिर अगर मैनेज होगा तो हम सैटरडे को मैनेज कर लेंगे एक दिन यहाँ पे, ताकि एक दिन का नुकसान नहीं हो। ठीक है भाई सिमरन एंड वैदिक? Okay, sir. yes sir, ठीक है ना, तो कल और परसों 2 दिन में आपकी क्लास नहीं मैनेज कर पाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब 2 दिन मतलब दैट इज फ्रॉम फर्स्ट या फिर सेकंड से हम लोग वापस रिज्यूम करेंगे क्लास। ठीक है, Okay, sir. okay sir, चलो आज की क्लास में थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, हैव सम वर्क टू बी कंप्लीटेड, और कल बहुत जरूरी काम है, दैट्स व्हाई, है ना। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास में खत्म करते हैं। बाय, गुड thank you sir. नाइट।